हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी, जिसमें अपन ने पशु गणना जो है वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज एक नया चैप्टर है, वो अपन डिस्कस करेंगे। आज है चारा और चारे की प्रमुख फसलें कौन सी है। इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक आज पढ़ेंगे, एक कल पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे चारा और उसकी फसलें, कल अपन पढ़ेंगे चारा का संरक्षण कैसे किया जाए। संरक्षण मतलब किस प्रकार से उसे रखा जाता है ताकि वो लंबे समय में काम आ सके, क्योंकि फसल एक बार उगती है, 2-3 महीने वो काम में ले सकते हैं, लेकिन जब उसी फसल का प्रयोग अपने को पूरे साल तक करना होता है तो क्या करते हैं, उसको संरक्षण करके रखना पड़ता है। उसमें कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार से उसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि लंबे समय तक उसको काम में लिया जा सके, पशु को खिलाने में, आहार के रूप में। वैसे चारा फसलें हैं, ये एग्रोनॉमी का एक पार्ट है, सस्य विज्ञान, और अपने है एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन चारा और चारा जो संरक्षण है वो पशुओं के खाने में काम आता है, तो इनडायरेक्टली जो है ये दोनों चैप्टर इंटर लिंक है, तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए चारा फसलें, सॉरी, चारा फसलें। चारा है, चारा कितने प्रकार का होता है? चारा जो होता है साथियों वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो दो प्रकार का होता है। एक होता है शुष्क चारा, जिसे सूखा चारा भी बोलते हैं, और एक होता है साथियों अपना हरा चारा। तो मोटे रूप से चारे को दो भागों में बांटा गया, ये तो आपको पता ही है, हरा चारा और शुष्क चारा। जो फसल खड़ी है उसे काट कर जो खिलाते हैं अपन, रोज काटा, 1-2 दिन में उसे यूज में ले लिया, तो वो आएगा अपने हरे चारे की कैटेगरी में, ठीक है। और जब उसे सुखाने के लिए रख देते हैं किसी कमरे के अंदर या किसी भी जगह पर, और बहुत समय तक उसका काम में लेते हैं, सूखने के बाद में उसका प्रयोग पशुओं को खिलाने में करते हैं, तो उसे बोलते हैं साथियों शुष्क या फिर सूखा चारा। तो चारा मोटे रूप से चारे को दो भागों में बांटा गया है। अब ये जो हरा चारा है इसे वापस अपन दो भागों में बांट सकते हैं, फलीदार और अफलीदार। दलहनी यहां पर लिख सकते हैं, दलहनी और अदलहनी। ये मोटे रूप से आपको याद रखना, इससे प्रश्न वैसे नहीं बनता है। देखिए फलीदार होते हैं जिसमें फलियां होती है, ऐसी कोई भी फसल जिसमें फली होती है, रिजगा हो गया, बरसिम हो गया, जय हो गई, वो सब इसमें आएगा, मेथी हो गई। अफलीदार जिसमें फली जो है फलियां नहीं लगती हैं, वो सारे आ जाएंगे अफलीदार या अदलहनी में, ठीक है, जिसमें फलियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार आपको याद रखने हैं, यहाँ पर शुष्क चारा और हरा चारा। बाकी इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, मोटा रूप से आपको यही याद रखना है। चले आगे, मिटा इसको। देखिए अब चारा की फसलें पढ़ने से पहले एक बार उसका प्रकार पढ़ लेते हैं कि जो चारा की जो फसलें हैं उसको, चारे को मोटे रूप से दो भागों में बांटेंगे, लेकिन चारा अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें आपने जीके में भी पढ़ रखा होगा। ये फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद की फसलें। खरीफ की फसलें जो होती है जिसका बुआई अपन बारिश के समय करते हैं, जून जुलाई में, वो होती है खरीफ की फसलें। रबी की फसलें वे होती है जो दीपावली के आसपास, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो फसलें बोई जाती है उसे बोलते हैं रबी की फसलें। और जायद की फसलें नॉर्मली जो कुकर बीटेसी कुल की फसलें होती हैं वो आती है, जिसमें ज्यादातर जो बेल वाली फसलें होती है, जैसे तरबूजा है, खरबूज है, ठीक है, खरबूजा है, ये सारी जो बेल वाली होती है वो जायद में आती है, लेकिन वो जीके में है। और फसलें अपने है नहीं, सस्य विज्ञान है नहीं, अपने तो पशुपालन है, तो मोटे रूप से इजी प्रश्न ही इससे बनेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? सस्य विज्ञान से, और अपने सब चैप्टर दे रखे हैं पशुपालन से संबंधित। तो फसलों का क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा, अगर बन भी गया तो कल जो अपन पढ़ेंगे चारा संरक्षण, उसमें से इंपॉर्टेंट है ये, और साइलेज पढ़ेंगे चारा संरक्षण में, उसमें से प्रश्न बन सकता है। इसमें से अगर बनेगा तो भी प्रश्न चारे में से बनेगा, तो या तो रिजगे से बनेगा या बरसिम से बनेगा, और तीसरे में अगर देख लिया तो जय या जौ से बन सकता है, बाकी किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि ये चीज सीधा सा चैप्टर जो है वो एग्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो खरीफ की फसलें देखिए, ज्वार, मक्का, बाजरा और लोबिया और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पर
वही याद रखनी है जो किससे संबंधित है, चारे से। खाने वाले इसमें अपन शामिल नहीं करेंगे, वही फसलें शामिल करेंगे जो चारे से संबंधित हो। खरीफ की फसलें ज्वार, मक्का, बाजरा और लोबिया, इसमें भी खाने के प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे मक्का, बाजरे सब, लेकिन इनका चारा भी बनता है, इसीलिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये 4 है, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट यही है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जेब में लोबिया, ऐसे याद रख सकते हैं, जेब में लोबिया। तो जे से क्या हो जाएगा, ज्वार, क्या हो जाएगा, ज्वार। बे से हो जाएगा यहाँ पर बाजरा, क्या हो जाएगा, बाजरा। और में से हो जाएगा यहाँ पर मक्का, और लोबिया हो जाएगा लोबिया। बाजरा उत्पादन में राजस्थान जो है वो भारत में प्रथम है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है रबी की फसलें, जई, रिजगा, बरसिम, गेहूं भी इसमें आते हैं, लेकिन अपने को वो याद रखने हैं जो चारे से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जई, रिजगा और बरसिम, इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, आरजे, बरसिम। आरजे का मतलब क्या होता है, आरजे का साथियों मतलब होता है रेडियो चौकी। अपन जो गाने सुनते हैं एफएम के ऊपर या रेडियो के ऊपर, जो पहले सुनते थे एफएम सुनते हैं, तो उसमें जो बोलता है वो होता है आरजे, मतलब रेडियो जॉकी। जैसे अपन शादी ब्याह में जो होता है डीजे, अपन जो स्पीकर होते हैं ना उसे अपन बोलते हैं कि ये डीजे है, लेकिन वो डीजे नहीं होता है। डीजे होता है उस जो साउंड है, उस साउंड को प्ले करने वाला, जिसे बोलते हैं डिस्क जॉकी, डीजे। तो उससे ही मिलता जुलता है आरजे, रेडियो जॉकी। तो आर से हो जाएगा रिजका, रिजका, और जे से हो जाएगा जई, इसे जॉ भी बोलते हैं, जॉ, ठीक है। तो आर से रिजगा, जे से जय या जॉ, और बरसिम पूरा ऐसे, तो आर जे बरसिम, बिल्कुल इजी वे में आपको याद हो जाएगी। ये रबी की फसलें हैं। अब देखिए ये इंपोर्टेंट भी यही है, क्योंकि यही अपन डिस्कस करेंगे, तो प्रश्न अपना इसमें ही बनेगा। तो ये भी आ जाए कि जय जो है वो चारे की फसल है, वो कौन सी फसल है, तो ये रबी की फसल है। रिजगा कौन सी है, तो रबी की है। बरसिम कौन सी है, तो रबी की फसल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है घास, इसका प्रश्न वैसे नहीं बनेगा, फिर भी याद रखनी है, अंजन, पैरा घास, नेपियर, सूडान और गिन्नी घास। इसको कैसे याद रखना, देखिए, अंजन, ने, सूडान पे गन्ना फेंका। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अंजन ने सूडान पे फेंका, क्या फेंका, गन्ना। तो अंजन से हो जाएगा अंजन घास, क्या हो जाएगा, अंजन घास। ने से हो जाएगा नेपियर, क्या हो जाएगा, नेपियर। और सूडान से हो जाएगा सूडान। पे से हो जाएगा अपना पैरा घास, क्या हो जाएगा, पैरा घास। और गन्ना से हो जाएगा गिन्नी घास, क्या हो जाएगा, गिन्नी घास, गिन्नी घास, ठीक है। गिन्नी घास। तो इस प्रकार से याद, अंजन ने सूडान पे क्या फेंका, गन्ना फेंका। अंजन घास, नेपियर, सूडान, पैरा घास और गिन्नी घास। इस प्रकार से घास याद रख सकते हैं। अब है वृक्ष, जो पेड़ होते हैं, नीम, बबूल और सुबबूल, 3 ही है, इसको याद रख सकते हैं। मेरा नाम याद रख लेना आप, NSB, नरेंद्र सिंह भाटी, वैसे मेरा नाम है, लेकिन आपको याद मेरा नाम नहीं रखना है। एन से आपको याद रखना है नीम, क्या याद रखना है, नीम। स से याद रखना है सुबबूल। बबूल और सुबबूल होते हैं जो अपन बोलते हैं देसी और विदेशी बबूल, वही, ठीक है। और ये हो जाएगा बबूल। आपने देखा होगा बबूल भी बहुत सारे खाते हैं भेड़ बकरी, तो इसीलिए इसको शामिल किया है। इन 3 वृक्षों को स्पेशल यहाँ पर महत्व दिया गया है। अनाज की फसलें, ये भी चारे के रूप में प्रयोग में ली जाती है। ज्वार, जई, बाजरा, मक्का और ग्वार आदि, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अनाज की फसलें, हर वो फसल जिसमें अनाज मिलता है। ज्वार से अपन खाते हैं, यूज में लेते हैं। जई भी लोग खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं, मक्का भी खाते हैं, तो सब अनाज वाली फसलें हैं। यहाँ पर गेहूं भी ले लो, तो जो भी फसल जो खाने के काम आती है वो अनाज वाली फसलें है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है ये लेग्यूम फसलें, क्या है, लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब होता है साथियों, लेग्यूम, लेग्यूम, लेग्यूम का मतलब होता है फलीदार फसलें। क्या होता है,
फलीदार, फलीदार जो फसलें होती है ना उसे ही बोलते हैं लेग्यूम। तो भी ये भी आपको याद रखना है कि जो लेग्यूम फसलें कौन सी होती है, तो इसमें फली होती है। अब कौन सी है देखिए, मेथी, रिजगा और बरसीम। अब इंपोर्टेंट यहाँ पर रिजगा और बरसीम है, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपका रिजगा और बरसीम से बाहर नहीं जाएगा सारे में से, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो रिजगा और बरसीम है, ये लेग्यूम फसलें भी है, और इसका एक बार और उल्लेख हुआ, ये देखिए आप रबी में भी हुआ है। तो यहां पर ये याद रखना है कि रिजका और बरसीम जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों रबी की फसल है, रबी की फसल भी है, रबी की फसल भी है ये, और इसके साथ में ये लेग्यूम फसलें भी है। कौन सी है, लेग्यूम फसलें भी है ये, लेग्यूम, लेग्यूम यानी कि फलीदार। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि अपन पढ़ेंगे भी इनको ही, रिजगा और बरसीम से रिलेटेड ही है पूरा चैप्टर। रिजगा बरसीम क्या है, रबी की फसल है, इसके साथ में ही ये लेग्यूम और फलीदार फसलें भी हैं। अब रबी की फसल है मतलब कब बोते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई की जाती है। बरसीम जो है ना, इन्हें चारा फसलों का राजा भी बोलते हैं, चारा फसलों का राजा बरसीम, और चारा फसलों की रानी कौन है, तो रिजगा। दोनों साथ साथ में ही रहते हैं, रिजगा पढ़ेंगे तो बरसीम पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं भी किताब में देख लेना आप, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू अपन बोल सकते हैं। हटा दे इसे, हटा देते हैं। अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं चारे की फसलें, चारे की फसलें यही पढ़ रहे थे अपन, कल पढ़ेंगे संरक्षण, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चारे की फसलों में से बरसीम से। किससे स्टार्ट करते हैं, बरसीम, बरसीम। तो बरसीम जो है, इसमें जो इसका जो वानस्पतिक नाम है, इसका वानस्पतिक जो नाम है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने यहां पर वानस्पतिक बोला है, ना कि बायोलॉजिकल या जूलॉजिकल नाम मैंने यहां पर नहीं बोला है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो वानस्पतिक के नाम से जाने जाते हैं। इससे पहले आपने पशु पढ़े थे, वहां पे क्या नाम था, जूलॉजिकल नाम, वैज्ञानिक नाम पढ़े थे अपन ने। यहाँ पर वानस्पतिक आएगा या बॉटनिकल आएगा, यहाँ पे जूलॉजिकल नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, ट्राइफोलियम। क्या नाम है, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। ठीक है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है, वानस्पतिक नाम है, सॉरी, क्या नाम है, वानस्पतिक नाम है। किसका नाम है ये, तो ये नाम है अपना वानस्पतिक, कोई बॉटनिकल भी बोलते हैं, वो भी लिख देते हैं, बॉटनिकल नेम, वहां पे ऐसा भी आ सकता है लिखा हुआ बॉटनिकल नेम। तो बरसीम का सबसे पहले याद रखना बॉटनिकल नेम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, शॉर्ट में इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, TA, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद रखा, देखिए ट्राइपोड होता है, ट्राइपोड मोबाइल में जो यूज होते हैं, ट्राइपोड ट्राइफोलियम से मिलता जुला। ट्राइपोड जो है वो किसके पास है, बोले अलेक्जेंडर के पास है। तो ट्राइपोड जो है वो अलेक्जेंड्रम के पास है। तो ट्राइपोड यानी कि ट्राइफोलियम, और किसके पास है, तो अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर से बन जाएगा एलेक्जेंड्रिनम। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, गुणसूत्र। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं साथियों वो होते हैं 2n बराबर 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसका कुल भी आप याद रख सकते हो, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी इसका क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल। इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, इसका जो उत्पत्ति स्थान जो है साथियों, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है एशिया माइनर, एशिया माइनर, एशिया माइनर यानी कि मिस्र। पुराने समय में ये मिस्र नाम से जाना जाता था, मिस्र से आपको याद रखना है, मिस्र, ठीक है, मिस्र नाम आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है आपने को, उत्पत्ति स्थान, कुल, गुणसूत्र, और इसका बॉटनिकल यानी कि वानस्पतिक नाम भी आपको इसका याद रखना है, ठीक है। ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा।
एशिया माइनर यहाँ पर याद रखना है और मिस्र यहाँ पर याद रखना है। क्या याद रखना है? मिस्र याद रखना है। मिस्र को भी याद रखना है और एशिया माइनर को भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेगा, या तो एशिया माइनर मिलेगा या मिस्र मिलेगा। ठीक है, इसको सही कर देते हैं, मिस्र मिलेगा। तो देखिए मिस्र, अब एशिया माइनर में जब इसका मूल उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर में, तो ये भारत कैसे आया? इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर मिस्र में है, विदेश में है, तो भारत कैसे आया? तो देखिए भारत में 1904 में फ्लेचर इसे लेकर आया। ठीक है, तो एशिया माइनर से इसे भारत किसने लाया? एशिया माइनर से इसे भारत में 1904 में लाया। ये सन भी याद रखना, और कौन लाया? तो ये फ्लेचर। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, मतलब नाम से मतलब सन भी याद रखना। 1904 में कौन लेकर आया? तो फ्लेचर इसे लेकर आए। कहां पर लाया? तो सबसे पहले इसे लाया था मीरपुर में। कहां पर लाया था? मीरपुर। अब आप बोलोगे ये कहां पर है? मीरपुर खास, ये पड़ता था साथियों सिंध में। और जब देश का डिवीजन नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, उस समय की बात है, तो पाकिस्तान तो भारत में ही था 1904। 47 के बाद अलग हुए, तो मीरपुर खास सिंध उसमें भारत में था, इसीलिए यहाँ पर भारत ही याद रखना है। मीरपुर खास ये सिंध में पड़ता था, ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है ये? वर्तमान में पाकिस्तान। और एक बार जब वहां पे आ गया तो ये लगभग पूरे भारत में ये फैल गया। इसलिए अपने को याद रखना है कि मीरपुर खास सिंध में इसे लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? 1904 में फ्लेचर जो है वो इसे लेकर आए थे। कहां से लाए? एशिया माइनर या फिर मिस्र से लाए। लेग्यूमिनेसी कुल का है ये, इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। ट्राइफोड जो है वो किसके पास है? तो अलेक्जेंडर के पास। इस प्रकार से इसका वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है। हटाए इसे। चारा की फसलें पढ़ रहे थे, वापस लिखना पड़ेगा। चारा फसलें अपन पढ़ रहे थे। बरसीम, अभी बरसीम पूरा नहीं हुआ है। बरसीम ही पढ़ रहे थे। इसे बोलते हैं चारा फसलों का राजा। चारा फसलों का राजा किसे बोलते हैं? तो बरसीम को बोलते हैं चारा फसलों का राजा भी इसे बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। रानी कौन है? वो रिजगा है, और रिजगे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो बरसीम को क्या बोलते हैं? चारा फसलों का राजा। फसलों का नहीं, चारा में जो फसलें हैं उनका इसे राजा कहा जाता है। एक वर्ष तक चारा प्राप्त कर सकते हैं। एक वर्ष तक जो है इसका चारा अपन जो है वो बचाकर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? इसका साइलेज और हे बनाकर भी इसे रख सकते हैं, और हे बनाने में ये उपयुक्त है। हे बनाने में उपयुक्त या उपयोगी। जैसे हे बनाने में और भी फसलें होती है, मक्का, ज्वार, बाजरा भी हे बनाने में उपयोगी। हे क्या होता है? तो फसलों को जब काटा जाता है उसे धूप में सुखा देते हैं, और जब इसमें नमी जो है वो 10 से 15% रह जाती है, मतलब पूरी नमी खत्म हो जाती है, धूप से 10-15% नमी रहती है, तो फिर उसको सुरक्षित रखा जाता है और लंबे समय तक इसे पशुओं को खिलाने में काम में लिया जाता है। तो बरसीम जो है ये हे बनाने में भी उपयोगी है। ये जो है इसे डिटेल में अपन कल जो है इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक वर्ष तक सारा ये इससे प्राप्त हो सकता है, और हे बनाने में भी ये फसल उपयोगी है। कौन सी? बरसीम। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा। बीज देखिए, इसमें एक बीज भी लिख सकते हैं आप। बीज जो है इसमें 25 से 30 किलो जो है पर्याप्त होते हैं प्रति हेक्टर। इसकी बुआई करने के लिए 25 से 30 हेक्टर जो है बीज इसके पर्याप्त माने जाते हैं। इसमें एक खरपतवार होता है। क्या होता है? खरपतवार का क्वेश्चन कौन सा होता है? कासनी खरपतवार जो है वो बरसीम में पाया जाता है। तो कौन सा खरपतवार जो है बरसीम के पौधे के साथ में उगता है? कासनी। खरपतवार तो आपको पता होगा, खरपतवार तो बता देता हूं। देखिए खरपतवार क्या होता है? कौन सी भी फसल अपन ने खेत में बो दी, उसके साथ साथ में कभी कभी क्या होता है, फसल के साथ में कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो अपन ने नहीं उगाए, लेकिन फसल के साथ में उग जाते हैं। तो इससे क्या घाटा होता है? घाटा ये होता है कि वो जो फसल को अपन पानी देते हैं, जो खाद देते हैं,
वो फसल भी ले रही है लेकिन साथ साथ में ये जो खरपतवार होते हैं ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो फसल को जो है ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता, इसलिए फसल अच्छी नहीं हो पाती, इसीलिए इनको हटाया जाता है। और खरपतवार को निकालने के लिए जो सबसे अच्छी जो दवाई होती है वो होती है 2,4-D। कौन सी होती है? 2,4-D, खरपतवार नाशी। यहां पर लिख सकते हैं खरपतवार नाशी दवाई, ये होती है 2,4-D। वैसे ये अलग चैप्टर है, इसको याद नहीं भी रखो तो चल जाएगा। खरपतवार कौन सी होती है? कासनी। इसको कैसे हटाते हैं? कासनी को हटाने के लिए कासनी को बरसिम, कासनी को बरसिम के बीजों से हटाने के लिए 2 से 3% नमक के पानी में घोलते हैं। नमक लिया, उसमें 2-3% छोटा सा पानी लेना है, नमक का घोल बनाना है, उसमें प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3% उसमें नमक डालना है। फिर उसमें क्या करना है, जो बरसिम के जो बीज है वो डालने हैं। इसके साथ में क्या होता है, जो इसका जो बीज होता है कासनी का, ये दोनों को बीज मिलते जुलते तो दूर नहीं हो पाते, तो इसीलिए ये घोल बनाते हैं नमक का। और इसमें जैसे ही डालेंगे तो कासनी का जो बीज होगा ना वो ऊपर आ जाएगा, तो उसको अपन छान के दूर कर देंगे और नीचे बरसिम वाले जो है वो रह जाएंगे। तो इसमें खरपतवार कौन सी होती है? कासनी। इसे कैसे हटाते हैं? तो इसके हटाने के लिए नमक के पानी का घोल, कितने प्रतिशत नमक का पानी का घोल होता है? तो 2 से 3% नमक के पानी का घोल का प्रयोग करते हैं। एक लाइन और यहां पर लिख देते, बरसिम का उत्पादन, कितना उत्पादन होता है बरसिम का? तो बरसिम का जो उत्पादन होता है साथियों सॉरी, वो होता है 800 से 1100 क्विंटल प्रति हेक्टर। एक हेक्टर में जो है बरसिम कितनी फसल पैदा होती है? तो एक हेक्टर में ये पैदा होती है साथियों 800 से लेकर 1100 क्विंटल प्रति हेक्टर जो है बरसिम पैदा होती है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इसको आगे कैरी ऑन करने के लिए इसे हटाना पड़ेगा। हटा इसे। बरसिम में हो रहा था, तो बरसिम में अभी 1-2 पॉइंट और है, ठीक है। पेज बोर्ड अपना कंप्लीट हो चुका था, इसलिए जगह उसमें नहीं थी। बरसिम क्या है? ये लवणता सहनशील है। ये फसल कैसी है? लवणता सहनशील है। लवणता सहनशील फसल तो नहीं कह सकते, एक तरह से चारा। लवणता सहनशील सारा है। लवणता से मतलब है कि ऐसा जमीन जहां पे या तो वो लवणीय जमीन है, फसल नहीं हो पाती, वहां पे भी लवणता है तो भी बरसिम की खेती अपन वहां पे कर सकते हैं। या पानी ऐसा जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर भी अपन बरसिम की खेती आसानी से कर सकते हैं। ये लवणता को जो है आसानी से सहन कर सकता है, इसलिए लवणता सहनशील चारा है। जलवायु, बरसिम के उत्पादन करने के लिए कैसी जलवायु की जरूरत होती है? तो इसके लिए जो जलवायु चाहिए साथियों वो चाहिए शीतोष्ण जलवायु। कैसी चाहिए? शीतोष्ण जलवायु। अब शीतोष्ण जलवायु से मतलब है यहाँ पर शीत और उष्ण। शीतोष्ण किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है शीत प्लस उष्ण। शीत प्लस उष्ण से मिलकर, मतलब शीत यानी ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। तो शीतोष्ण का मतलब होता है ऐसी जलवायु जो ना तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है, मीडियम जहां तापमान होता है वहां इसकी खेती अच्छे से अपन कर सकते हैं। 30-32 डिग्री का तापमान जो होता है वो इसके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। यही था बरसिम के। अब अपन चालू करते हैं, इससे आगे वाली जो फसल है वो स्टार्ट करते हैं। हटा इसे। अब है रिजका। चारा फसलें पढ़ रहे थे, सबसे पहले अपन ने पढ़ी बरसिम, अब अपन पढ़ रहे हैं दूसरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बरसिम भी इंपॉर्टेंट है और रिजका भी इंपॉर्टेंट है। अब है रिजका। तो वो था फलों, इसका सबसे पहले अपन वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक या फिर बॉटनिकल नाम। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है साथियों ये भी आपको याद
मेडिकागो सैटाइवा। ठीक है, मेडिकागो सैटाइवा जो है इसका वानस्पतिक नाम है। क्या है? बॉटनिकल नेम है रिजगा का मेडिकागो सैटाइवा। मेडिकल से याद हो जाएगा, मेडिकल। ठीक है, मेडिकल से याद हो जाएगा, मेडिकागो सैटाइवा इसका वानस। इसमें गुणसूत्र, तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उससे डबल होते हैं। जो अपन बरसी में पढ़े थे उसके डबल होते हैं। बरसी में कितने थे? 16 थे, उसके डबल कर दीजिए। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? वहां पर 16 थे, इसमें हो जाएंगे यहाँ पर 32। कितने हो जाएंगे? 32। तो ये 16 आपको यहाँ से हटाने हैं। गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 32। 32 गुणसूत्र है। बरसी में कितने थे? 16, उसके डबल कर दीजिए तो 32। वो क्या था वहां पर? चारा फसलों का राजा। तो ये क्या हो जाएगा? चारा फसलों की रानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारा फसलों की ये रानी है। उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे था? एशिया माइनर या फिर मिस्र था। इसका उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं। उत्पत्ति स्थान, इसका जो उत्पत्ति स्थान है साथियों, इसका उत्पत्ति स्थान है अपना दक्षिण पश्चिमी ईरान। दक्षिण पश्चिम ईरान जो है वो इसका उत्पत्ति स्थान। अरब का जो देश है, यहां लिख सकते हैं अरब देश। अब अरब देश में रिजका को अल्फा या फिर इसे अल्फाफा कहते हैं। तो इसका उत्पत्ति ईशान है। कब इसकी उत्पत्ति? सन पूछ ले तो 1900 ईस्वी। ठीक है, 1900 ईस्वी में, उनमें 1904 था, यहाँ पर 1900 है। दक्षिण पश्चिम ईरान में इसका उत्पत्ति स्थान है। अगर ईरान नहीं, वैसे ईरान ही देगा आपको, दक्षिण पश्चिम ईरान, मतलब अरब देश में भी इसका उत्पादन होता है। और अरब में इसका उत्पादन ज्यादा होता है, ईरान भी अरब में ही है वहां पर। तो इसीलिए देखिए अरब देश में रिजगा को क्या बोलते हैं? अल्फा। अ से अरब, अ से अल्फा। कहीं कहीं पे इसका नाम अल्फाफा भी लिखा हुआ मिल सकता, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर इसे ध्यान रखना है कि अरब में रिजगा को अल्फा या अल्फाफा के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम और है, यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, अन्य नाम वो तो है ही है, इसके अलावा इसका अन्य नाम है लार्सन। क्या नाम है? लार्सन। इसे लार्सन नाम कहां पर है? तो ये दिया गया है इसे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम यूके में इसे लार्सन कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में इसे लार्सन कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी इसे यही नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा न्यूजीलैंड, ये कुछ देश हैं जहां पर इसे लार्सन के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट और लिख देते हैं, दक्षिण एशिया में इसे लार्सन घास कहते हैं। तो कौन सा देश है, कौन सा क्षेत्र है जहां पे रिजगे को घास के नाम से जाना जाता है? तो घास का दर्जा दिया गया वो है लार्सन घास इसे कहते हैं। दक्षिणी एशिया में, दक्षिण एशिया वाला जो बेल्ट है वहां पे इसे घास के रूप में मानते हैं, इसे लार्सन नाम दिया गया है। और लार्सन देखिए इंग्लिश नाम है, इसीलिए कहां से? यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसे लार्सन के नाम से जाना जाता है। अरब देश में इसे अल्फा के नाम से जाना जाता है। अपने भारत में पूछे तो इसे रिजगा नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा इसमें और भी है, इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब मैं आपको पर्याप्त टाइम जो है वो दे रहा हूं इसको लिखने के लिए। हटा दे। रिजगा पढ़ रहे थे अपन, रिजगा
इसका भी कुल वही है जो उसका है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेग्यूमिनेसी जो था उसका कुल लिख दूं वापस, कुल उसका जो था बरसीम का, दोनों का एक ही है। लेग्यूमिनेसी इसका कुल है, लेग्यूमिनेसी इसका कुल है। इससे जो चारा उत्पादन होता है, चारा उत्पादन, उसमें भी 1 साल, इसमें भी 1 वर्ष। और बीज उत्पादन जो होता है बहुवर्षीय। ठीक है, यहाँ पे 1 वर्षीय मतलब है कि 1 वर्षीय इसे फसल बोलते हैं। चारे की फसल के रूप में पूछे तो ये 1 वर्षीय है। क्या है? 1 वर्षीय फसल है, 1 वर्षीय, क्योंकि 1 वर्ष तक इससे चारा मिलता है, इसलिए चारे के रूप में अगर पूछे तो 1 वर्षीय फसल है। और बीज मिलता है तो बीज के रूप में इसे बहुवर्षीय फसल माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें एक खरपतवार पाया जाता है, जहां पे वहां पे कौन सा था? कासनी था बरसी में, तो इसमें भी एक खरपतवार होता है। खरपतवार वही अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ में उगते हैं। तो खरपतवार इसमें कौन सा पाया जाता है? अमरबेल। कौन सा पाया जाता है? अमरबेल। अमरबेल जो है इसमें खरपतवार पाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट वही 2 से 3% नमक का घोल, 2 से 3% नमक का घोल लेते हैं, उसमें दोनों को बीज एक जैसे मिलते हैं, बीजों को डालते हैं, अमरबेल के बीज उसमें से दूर हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, उसको छान से वहां से हटा दिया जाता है। तो दोनों में सेम है, नमक का घोल 2 से 3% उसमें भी था, इसमें भी है। खरपतवार सिर्फ अलग है, यहाँ पर अमरबेल था है, और बरसी में कौन सा था? कासनी। वहां पे भी चारा उत्पादन 1 वर्षीय फसल के रूप में और बीज उत्पादन के रूप में, दोनों ही फसलें बहुवर्षीय हैं। ठीक है, इसका उपयोग भी हे बनाने में हो सकता है। हे बनाने में उपयोगी, हे वही फसलों को काट कर जब धूप में सुखाया जाता है, तो जब इसमें नमी 10 से 15% बची रह जाती है तब उसे हे कहते हैं। और साइलेज क्या होता है? वह फसल जिसको काटने के बाद गड्ढा खोदकर बिना सूर्य की रोशनी में जो है दबा कर रखा जाता है, जिसमें नमी जो है वो लगभग 60 से 65% होती है, उसे साइलेज कहते हैं। लेकिन अपना टॉपिक ये कल डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। एक बार इसको कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, इसमें और भी है कुछ बातें। ठीक है, हटा दे। रिच का वो देखिए अपने बरसी में क्या पढ़ा था कि वो लवणता सहनशील थी, ये अम्लीयता सहनशील है। अम्लीयता सहनशील, दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट में, वैसे याद हो जाएगा। अम्लीयता सहनशील चारा, कौन सी फसल है जो अम्लीयता को सहन कर सकती है? तो रिजगा। सॉरी, लवणीयता को कौन सी फसल सहन कर सकती है? तो बरसीम। ये दोनों में आपको ध्यान रखना है। इसमें एक रसायन भी पाया जाता है, कौन सा रसायन इसमें पाया जाता है? सैपोनिन। इसकी प्रथम बार जो इसकी कटाई होती है, प्रथम बार कटाई 50 से 55 दिन बाद। फसल मान लीजिए आज अपन ने फसल को बो दिया, तो लगभग 50 से 55 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर इसकी कटाई शुरू हो जाती है। प्रथम कटाई होती है 50 से 55 दिन। ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। रिजगा में भी यही है और बरसीम में भी यही है। ठीक है, ये दोनों में सेम है। तो प्रथम कटाई कब की जाती है? तो 50 से 55 दिन बाद इसकी प्रथम कटाई जो है वो कर सकते हैं। इसका उत्पादन कितना होता है? वहां पर था 800 से लेकर 1100 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसका जो उत्पादन है साथियों वो है 400 से लेकर 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टर जो है कितनी फसल होती है? तो 400 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर से इसका उत्पादन होता है। वहां पे था 800 से लेकर 1100 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन था। ये रबी की फसल है। ठीक है, और ये फलीदार फसलों में भी इसे शामिल किया गया है। जलवायु लिख देते हैं यहां पर। जलवायु कैसी चाहिए इसमें?
वहां पर कैसी जलवायु थी? शीतोष्ण, ना सर्दी और ना गर्मी, शीतोष्ण थी। यहां पर ठंडी व नम जलवायु, ठंडी व नम जलवायु। ठंडी व नम जलवायु जो है वो ऋषिकेश के लिए अच्छी मानी जाती है। ठंडी मतलब सर्दी, और नम मतलब ऐसा वातावरण जब हवा में जो नमी होती है, जो ओस गिरती है, मतलब सर्दियों में गिरती है, तो सर्दी का जो मौसम है वो इसकी उपयुक्त जलवायु इसके लिए मानी जाती है। कौन सी फसल है ये रबी की फसल है। दोनों ही रबी की है, रबी की फसल है। कौन सी है? रबी की फसल है। और लेग्यून भी है, लेग्यून, लेग्यून का मतलब वही फलीदार, क्या है? फलीदार। ये दोनों में सेम है, रिजगा और बरसी में, ठीक है। ये रबी की फसल है, लेग्यून फसल भी कहते हैं, फलीदार फसल भी कहते हैं। ये दोनों में लगभग लगभग सेम है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाला अपना जौ। क्या है? जई या जौ, जिसे ओट्स बोलते हैं। रहा इसे। तीसरी जो अपनी चारा फसल है, चारा फसलें पढ़ रहे थे अपन, तीसरी जो है इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ रहे थे। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। जई, ठीक है, ओट्स भी बोलते हैं इसे। इसका उत्पत्ति स्थान, इसका जो उत्पत्ति स्थान है साथियों वो है एशिया माइनर, जो बरसीम का था वही एशिया माइनर। बरसीम और दोनों का एशिया माइनर ही रहेगा, ठीक है। मिस्र दोनों में सेम रहेगा। इसका वानस्पतिक नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिखना था लेकिन यहाँ लिख देता हूँ। वानस्पतिक नाम, जिसे बॉटनिकल नाम भी बोलते हैं, जो जीवित होते हैं, मनुष्य होते हैं या फिर जो जीव जंतु होते हैं उसके नाम लिखते हैं अपन वैज्ञानिक नाम, या फिर जूलॉजिकल नाम लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वानस्पतिक नाम। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है एविना सैटाइवा। देखिए बरसीम का क्या नाम था? बरसीम का नाम था मेडिकागो सैटाइवा, मेडिकाको सैटाइवा। यहाँ पे नाम है एविना सैटाइवा। दोनों में पीछे वाला सेम है तो इससे याद हो जाएगा। इसमें एविना सैटाइवा, वहां पे मेडिकागो सैटाइवा, सिर्फ वो अलग था, ठीक है। तो ट्राइपोडियम एलेक्जेंड्रिनम, कि ट्राइपोड किसके पास है? बोले एलेक्जेंडर के पास है बरसीम का। बाकी दोनों में लगभग सेम ही है, सिर्फ आगे वाला वर्ड अलग है। इसमें देखिए गुणसूत्र, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं दोनों से ज्यादा होते हैं, 2n बराबर यहाँ पर होते हैं लगभग 42 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। उसमें कितने थे? बरसीम में अपन ने देखे थे 16, रिजगा में उसके डबल, 16 के डबल 32, और यहाँ पे उससे भी ज्यादा लगभग 42 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुष्क पदार्थ, ये जो चारा होता है इसमें शुष्क पदार्थ की जो मात्रा होती है, शुष्क पदार्थ की इसमें जो मात्रा होती है वो होती है साथियों 30 से लेकर 35% इसमें शुष्क पदार्थ जो है वो पाया जाता है। इसमें एक रसायन भी पाया जाता है, रसायन। तो इसमें कौन सा रसायन मिलता है? इसमें नाइट्रेट मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रेट मिलता है। नाइट्रेट, नाइट्रेट को बोलते हैं NO3 भी बोलते हैं, NO3 इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखिए अन्य धान की फसलों, अन्य धान की फसलों की तुलना, अन्य धान की फसलों की तुलना में इसमें थायमिन अधिक होता है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो देखिए अन्य जो धान की फसलें मतलब चावल, गेहूं, जो खाने के अनाज की फसलें अपन बोल सकते हैं, जो खाने में काम आती हैं, तो ये भी खाने में काम आती है। जई, जौ, यहाँ पे मैं जौ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये जो फसल है इसमें अन्य जो धान की फसल है उसकी तुलना में इसमें थायमिन की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? थायमिन की इसमें मात्रा ज्यादा होती है। आगे लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम रहेगा, इसको मैं मिटाकर आगे ही लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? आगे लिखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन को आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर कम ही है इसमें। हटाए, अपन पढ़ रहे थे जय या जॉ। बीज दर, एक हेक्टेयर में कितने बीज चाहिए, तो इसमें जो बीज दर है साथियों वो लगभग 80 से 100, ठीक है ना, किलो जो है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें बीज दर की जरूरत पड़ती है। कितनी पड़ती है, तो 80 से लेकर 100 जो है इसमें बीज दर की जरूरत पड़ती है किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये इसमें बीज दर हो गया। इसके अलावा देखिए इसके छिलके में क्या है, इसके छिलके में परफ्यूम पाया जाता है। परफ्यूम से यहाँ पर वो वाला परफ्यूम नहीं है जो अपने लगाते हैं, इसके छिलका जो होता है उसमें परफ्यूम पाया जाता है। ये जो परफ्यूम है इससे तेल बनता है। क्या बनता है, तेल बनता, क्या बनता है, तेल बनता है। तो इसके छिलके के अंदर परफ्यूम पाया जाता है जो तेल बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये 80 से 100 क्या है, ये किलो है, ठीक है, किलो प्रति हेक्टर। तो प्रति हेक्टर जो है इसमें 80 से 100 किलो जो है बीज की जरूरत इसमें पड़ती है। ये कौन सी फसल है, तो ये रबी की फसल है, रबी की फसल। तो इसकी बुवाई कब करते हैं, रबी की फसल है तो इसकी बुवाई जो है साथियों वो लगभग करते हैं अक्टूबर में। कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर भी अपन लिख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई करते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई करते हैं। उत्पादन, इसका जो उत्पादन होता है वो होता है साथियों 500 से लेकर 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टर कितना उत्पादन होता है, तो प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है 500 से लेकर 600 क्विंटल जो है वो जई या जौ पैदा होती है एक हेक्टर से, लगभग 500 से 600। रबी की फसल है बुवाई। रबी के अलावा इसको फलीदार फसलों में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। रबी की ये फसल है, तीनों ही फसलें रबी की है, लेकिन इसको अपन लेग्यूम नहीं मानेंगे, उन दोनों को अपन लेग्यूम में भी शामिल करेंगे। लेग्यूम से यहाँ पे मतलब है फलीदार फसलें। कौन सी फसलें, फलीदार फसलें। बरसीम और रिजगे को उसमें शामिल करेंगे, लेकिन जई को इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसे ओट्स के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, ये भी अपने को याद रखना है। इसका कुल भी याद रख सकते हो। वैसे इसका कुल उन दोनों का क्या था, लेग्यूमिनेसी। इसका कुल है ग्रामीनी। क्या है, कुल ग्रामीनी। इसका कुल ग्रामीनी है, जबकि उन दोनों का क्या था, लेग्यूमिनेसी। क्या था, लेग्यूमिनेसी, जबकि इसका कुल है ग्रामीनी। इससे ज्यादा जो है आपका प्रश्न इनमें से बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न भी इनसे ही बनेगा, रिजगा और बरसिम से ही बनेगा। 99% तो आपका बनेगा रिजगा और बरसिम से। अगर उससे नहीं बना तो फिर जौ से बन सकता है। इसके अलावा कल इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा, ये तो सस्य विज्ञान का पार्ट हो गया। कल है हे और साइलेज, जो सारा संरक्षण में शामिल है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसको पशुओं को खिलाने में जो आहार के रूप में प्रयोग लिया जाता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट कल रहेगा। देखिए पशु को क्या होता है, पशुओं को दोनों खिलाते, चारा भी खिलाते, दाना भी खिलाते। तो दाना खिलाते हैं ना, तो दाने से तो क्या होता है, दूध बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पशुओं में दूध बढ़ता है। क्या बढ़ता है, दूध बढ़ता है। इसके अलावा जब चारा जो खिलाते हैं, सूखा और जो हरा सारा खिलाया जाता है, उससे क्या होता है, वसा की मात्रा बढ़ती है दूध में, वसा की मात्रा। इसीलिए पशुओं को जो है संतुलित आहार खिलाया जाता है। संतुलित आहार मतलब जिसमें सभी पोषक तत्व संयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो दोनों का महत्व है। सिर्फ दाना खिलाएंगे तो दूध बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें वसा नहीं होगी। लेकिन दूध का मूल्य निर्धारित करने के लिए वसा की भी मात्रा होनी जरूरी है। दूध का मूल्य इससे ही निर्धारित होता है। केवल चारा खिलाएंगे तो वसा की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन दूध ज्यादा नहीं दे पाएगी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो दाना खिलाने से दूध बढ़ता है, जबकि चारा खिलाने से वसा की मात्रा जो है वो बढ़ती है। इसे मैं एक बार हटा दूं। यही था। थैंक यू, हैव अ गुड डे।